हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए चैप्टर 14 लेकर आई हूं जिसका नाम है जल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम टॉपिक्स को देखते हैं, हमें किन किन टॉपिक्स को आज क्लियर करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है जल, और हम जल की कितनी मात्रा का उपयोग करते हैं, हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं, महासागरों में जल, जल चक्र, पौधों द्वारा जल की क्षति, पुनः जल का महासागरों में गमन, यदि बहुत अधिक वर्षा हो तो क्या होगा, यदि काफ़ी समय तक वर्षा न हो तो क्या होगा, जल संरक्षण और वर्षा के जल का संरक्षण। तो हमें इन टॉपिक्स को आज देखना है, इसके अलावा हमें एक्टिविटी के थ्रू भी समझना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको कहा गया है कि मान लीजिए कि आपको परिवार में केवल एक सप्ताह तक केवल एक ही बाल्टी पानी मिले तो क्या होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि हमें पानी की क्या होगी, कीमत पता चलेगी, यानी पानी का हम कहाँ कहाँ ज़्यादा उपयोग करते हैं हमें यह पता चलेगा। इसके अतिरिक्त क्या आपको यह अनुमान है कि हम एक दिन में जल की लगभग कितनी मात्रा का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पानी का उपयोग करते हुए कुछ लोग दिखाया गया कि पानी का उपयोग हम किन किन चीज़ों में करते हैं या कहाँ कहाँ करते हैं। तो हम जल के कितनी मात्रा का उपयोग करते हैं। तो चलिए एक्टिविटी फर्स्ट में हम जानते हैं, जिसमें हमें एक सारणी को भरने के लिए कहा गया है कि आप क्या कीजिए। जिसमें यहाँ क्रियाकलाप दिया गया है और उसमें उपयोग किए जाने वाले जल की मात्रा बताई गई है। तो पानी में हम लोग जैसे पीने में कितनी जल की मात्रा का उपयोग करते हैं, ब्रश करने में, नहाने में, बर्तन साफ करने में, कपड़े धोने में, शौचालय में, फर्श को साफ करने में और अन्य कार्यों में हम कितने पानी का उपयोग करते हैं, और एक परिवार में जो है एक दिन में कितनी जल की मात्रा का उपयोग होता है। तो ये हमें फिल करना है इस टेबल के थ्रू, और ये एक्टिविटी भी है हमारे लिए। तो आपके परिवार को एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होती है हमें यह पता करना। साथ ही आप इसको पता करने के बाद अपने गांव या शहर में कितने लोग रहते हैं और वो कितनी पानी का उपयोग करते हैं हमें यह पता करना है। इस तरह से हमने यह जाना कि जो सूची हमने बनाई तो हमें पता चला कि हम जल का कितना उपयोग करते हैं, और हमारे उपयोग की लगभग सभी वस्तुओं के उत्पादन में फ्रेंड्स जल का ही उपयोग होता है। जैसे कि फसलों वगैरह में हम गेहूँ, चावल, दालें, सब्जियाँ और बहुत सी खाने की वस्तुओं का जो प्रतिदिन उपयोग करते हैं तो उसमें हम जल का ही उपयोग करते हैं। इसके अलावा हम कुछ रेशे का उपयोग जो है जैसे कपड़ा बनाने में करते हैं तो वो पौधों से ही प्राप्त होता है। यानी कि हर चीज़ में हमें जल ही चाहिए। जिन भी चीज़ों को हम क्या करते हैं, उत्पादित करते हैं या बोते हैं खेत में, तो उन सब को हम लोग क्या करते हैं, उनको बड़ा करने के लिए तो हम जल का ही उपयोग करते हैं। तो जल का उपयोग केवल दैनिक कार्यों के लिए ही नहीं बल्कि वस्तुओं के उत्पादन में भी होता है। हम जल को कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो हम जल को नदियों, झरनों, तालाबों, कुओं, हैंडपंप अथवा हैंड पंप से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जैसे हम अगर कहें कि हम टोटियों से जल प्राप्त करते हैं तो टोटी में जल कहाँ से आता है, तो टोटी में जो जल है वह भी जो है नदी, झील या कुएं से ही प्राप्त होता है, जिसको हम पाइप के माध्यम से क्या करते हैं, टोटी तक लेकर आते हैं। तो इस तरह से हमने, और यहाँ पर हमको पहेली ने बताया कि एक पुस्तक जो हमारी होती है उसके एक पृष्ठ के उत्पादन के लिए लगभग 2 गिलास जल की आवश्यकता होती है। तो हमने जाना कि हमारे यहाँ जो जल का है वो कितना ही महत्व है। हम में से प्रत्येक का अपने घरों में जल प्राप्त करने का अलग अलग तरीका होगा, और हम सब में जल के एक ही स्रोत हैं, जैसे कि तालाब, झील, नदी तथा कुएं, मतलब कि इन्हीं सब से जल हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमसे यह कहा गया है कि जैसे जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी में लगभग 2/3 भाग जो है वो क्या है, जल से घिरा हुआ है, और इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में है। जैसा कि आप इस वाले फिगर में देख रहे हैं कि ये जो आपको हमारी जो पृथ्वी है वो किस कलर की दिख रही है फ्रेंड्स, आपको हमारी पृथ्वी ब्लू कलर की दिख रही है। तो जो ये ब्लू कलर की पृथ्वी है, दैट मीन्स कि हमारी पृथ्वी में जो है 2/3 भाग जो है वो सिर्फ केवल जल से ही भरा हुआ है। तो ये जो जल है, इनमें जो जल है, लेकिन इनमें सभी जल पीने योग्य नहीं है, इनमें कुछ समुद्रों और महासागरों में है, और समुद्रों और महासागरों में जल के बहुत से जो है वो जल में बहुत से लवण घुले हैं जिससे जल खारा होता है, इसीलिए यह पीने के लिए उपयुक्त नहीं है। और अन्य घरेलू, कृषि और उद्योगों के लिए हम क्या करते हैं, जल की आपूर्ति यहाँ से नहीं कर सकते, यानी जल की आपूर्ति के लिए ये उचित नहीं है।
तो इसके अलावा आपने एस.टी. क्लोरीज द्वारा 1978 में लिखी गई पुस्तक में भी मतलब जो कविता उसमें भी सुना होगा कि हर जगह जल ही जल है लेकिन पीने के लिए कोई बूंद नहीं। यानी कि इसका यही कारण है कि महासागर तो है लेकिन हम उनका उपयोग पीने के लिए नहीं कर सकते हैं। फिर भी हमारे महासागर हमारे उपयोग के लिए जल आपूर्ति में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। यह आपको आश्चर्यचकित लगता होगा। तो आखिरकार हम जो जल उपयोग करते हैं वह खारा नहीं होता। हम में से बहुत से लोग महासागरों के बहुत से दूर रहते हैं, लेकिन क्या यह जल की आपूर्ति महासागरों पर निर्भर करती है? महासागरों का जल तालाबों, झीलों, नदियों से कैसे पहुंचता है जो हमें जल की आपूर्ति करते हैं? ऐसा क्या होता है? तो सबसे पहले हमें जानना है जल चक्र क्या है। तो जल चक्र क्या है? जल के विलुप्त होने की यह एक युक्ति है। मतलब एक तरह से यह चक्र है कि जल गायब होता है फिर से वापस आ जाता है, यानी कि एक चक्र की भांति यह कार्य करता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपने गीली सड़कों या छतों को देखा होगा तो उसमें से पानी जो है वो गायब हो जाता है। यह पानी कहाँ चला जाता है? तो हमने अभी चैप्टर 5 में भी देखा था एक्टिविटी 6 में कि हम जल को जब गर्म करते हैं तो उसमें से जो नमक है वो घुला हुआ होता था, तो नमक जो था वो बच जाता था लेकिन जल वाष्पित हो जाता था और गर्म करने पर जल जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और चैप्टर 5 में हमने यह भी देखा था कि महासागरों का खारा जल जो गहरे गड्ढों में छूट जाता है, वाष्पन के फलस्वरूप हम वहां से नमक को प्राप्त कर लेते थे, क्योंकि वहां पर क्या है, वाष्प से जल तो उड़ गया लेकिन जो बचा हिस्सा है वो क्या है, नमक है। तो इस तरह से हमने जाना कि एक्टिविटी 1 में। एक्टिविटी 2 में हमसे ये बोला गया है कि आप क्या करिए, आप एक जैसे प्लेट को लीजिए और एक प्लेट को सूर्य के धूप में रखिए और दूसरे को क्या करिए, अंधेरे में रखिए। जब आप देखते हैं कि जो प्लेट सूर्य के धूप में रखा है उसमें से जो पानी है वो बहुत ही जल्दी गायब हो गया, लेकिन जो है सूर्य के मतलब कि छाया में नहीं है उसमें से पानी गायब होने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन पानी उसमें से भी गायब हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर क्या हो गई, गर्मी, और गर्मी की वजह से भी क्या हो गया, जो जल है वो वाष्प बन के उड़ गया। दिन के समय सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों तथा तालाबों में भरे जल पर पड़ती हैं। सूर्य की जो किरणें होती हैं, खेत तथा अन्य भूमि क्षेत्र भी सूर्य की किरणों को ग्रहण करते हैं। इसके फलस्वरूप इन सभी का जल जो है निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता है और ये जो तथापि जल में जो लवण घुले होते हैं वही शेष रह जाते हैं। तो एक्टिविटी 2 में हमने देखा था कि छाया वाले स्थान पर रखी हुई प्लेट से भी जल जो है वो विलुप्त होती है। यद्यपि इसमें जल को गायब होने में समय लगता है लेकिन गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि दिन के समय हमारे चारों ओर वायु जो है वो भी गर्म हो जाती है सूर्य की गर्मी से, और गर्म वायु छाया में रखे जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है। इस प्रकार जल के सभी खुले पृष्ठों से वाष्पन की क्रिया होती है। इसके फलस्वरूप वायु में जलवाष्प निरंतर मिलता है और यही जो है जल का वाष्पन जो क्रिया है ये धीरे धीरे भले ही होता है लेकिन होता रहता है। और सूर्य के प्रकाश में जो वाष्पन होता है वो तेजी से होता है। तो इसी तरह से हमने जाना कि वाष्प के रूप में जल जो है वो क्या है, आकाश में उड़ जाता है। तो पौधों द्वारा जल की क्षति के लिए हमने जाना है कि पौधे भी क्या करते हैं फ्रेंड्स, वाष्पोत्सर्जन करते हैं, क्योंकि वह क्या करते हैं, जल जो है वो अपनी पौधों जो है वृद्धि के लिए जल तो आवश्यकता से लेते हैं, अपनी मतलब की वृद्धि के लिए जल को तो लेते हैं, लेकिन उसकी कुछ मात्रा का उपयोग वो भोजन बनाने में करते हैं और कुछ को वो अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। बाकी जो बचे जल का क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं, जिसके द्वारा जलवाष्प के रूप में वायु में वो जल को मुक्त कर देते हैं। चैप्टर 7 में भी हमने देखा था कि जिसमें पत्तियों द्वारा जल के वाष्पोत्सर्जन किया था। तो वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा जो है वो प्रवेश करता है। तो जल कैसे प्रवेश करता है, वाष्पन और संघनन के द्वारा। यह जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है, ऐसा नहीं है, यह जल हमें फिर से मिलता है। तो इस तरह से क्या है, बादल कैसे बनते हैं। तो एक्टिविटी 3 में हमें बोला गया है कि जब आप क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आप जल से भरे हुए ग्लास को आप क्या करते हैं, लेते हैं, जैसा कि आपने इस डायग्राम में देखा है। जल से भरे आप जब कोई मतलब मान लीजिए आपने जल से भरा हुआ ग्लास लिया जो कि बर्फ से भरा हुआ जल है, मतलब कि बहुत ही ठंडा पानी है, तो उसके चारों ओर कणिकाएं क्या होती हैं, आपको बूंदों के रूप में दिखाई देती हैं। ऐसा क्या होता है फ्रेंड्स कि जो बूंदों के रूप में जल के बाहर मतलब ग्लास के बाहर जल चिपकते हैं, तो जो बर्फ युक्त जल से भरे हुए ग्लास की जो बाहरी सतह होती है वो बाहर की हवा को ठंडी कर देती है और जलवाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाता है। और संघनन के बारे में हमने
चैप्टर 5 में पढ़ा था, यानी कि वाष्पन जो होता है उसका पुनः जल के रूप में कन्वर्ट हो जाना। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या होता है, जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में वाटर के कण जो है मौजूद रहते हैं, और जब ये हमारे बर्फ वाले ग्लास के संपर्क में आते हैं तो क्या होते हैं फ्रेंड्स, वो संघनित होते हैं और फिर हमें बूंदों के रूप में दिखाई देते हैं। ये हमारे ग्लास के अंदर का जल नहीं होता है, बल्कि ये हमारे इन्वायरमेंट का जल है जो कि ग्लास पे चिपकता है। इसके अलावा हमने देखा जल को पृथ्वी पर पुनः प्राप्त करने के लिए हमें संघनन प्रक्रम की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह कैसे होता है, जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ की ओर जाते हैं ताप कम होता है, वैसे वैसे वायु ऊपर उठती है और ठंडी होती जाती है वायु, और पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी होती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटे छोटे जल की बूंदों, जिन्हें हम जल कणिका कहते हैं, और यही जल कणिका जो होते हैं हमें क्या करते हैं, बादलों के रूप में दिखाई देते हैं। और फिर जब ये जल कणिकाएं बड़ी बड़ी होती हैं तो फिर क्या होती है, जब इनका साइज जो होता है बड़ा हो जाता है तो इनमें से कुछ जल की बूंदें भारी हो जाती हैं और नीचे आकर गिरती हैं। इन्हीं गिरती हुई बूंदों को हम वर्षा कहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल में वायु जो है, इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है और बादल बनते हैं, और वर्षा ओले और हिम के रूप में पुनः जल पर वापस आते, इसी को हम जल चक्र कहते हैं, यानी जल का वापस फिर से पृथ्वी पर लौट आना। और पुनः महासागरों की ओर, अगर हम महासागरों की बात करें फ्रेंड्स, तो पर्वतों पर जो भी हिम होते हैं, बर्फ होते हैं, वो पिघल कर क्या होते हैं, जल बन जाते हैं, और यही जल जब पहाड़ों और झरनों तथा नदियों के रूप में नीचे गिरते हैं, जैसा कि आप क्या इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर जल जो है वो झरने से क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो नीचे गिरते हैं वह भी नदियों और झरनों के रूप में ही क्या होते, बहते हैं। अधिकांश नदियां भूमि पर लंबी दूरी तय करती हैं और फिर लास्ट में जाकर के समुद्रों और महासागरों में ही गिर जाती हैं, और कुछ नदियों का जल झीलों में बह जाता है। वर्षा का जल झीलों तथा तालाबों को भर देता है। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और मिट्टी में विलुप्त हुआ प्रतीत होता है। इस जल का कुछ भाग वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायु में मिल जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, रिश्ता है, और इस जल का अधिकांश भाग जो है वो भौम जल यानी भूमि जल में उपलब्ध होता है। और कुओं में हमने जो भी पानी देखा है वो क्या है, भूमि जल का ही उदाहरण है, यानी भौम जल से ही होता है ऐसा। तो कुछ इसी प्रकार झीलों के जल का स्रोत भी क्या है, भौम जल ही होता है, यानी भूमि का जल। तो यहाँ पर हमने हैंडपंप वगैरह भी देखे हैं, वहाँ पे भी पानी कहाँ से आता है, हमें ज़मीन से ही मिलता है, यानी हमारी गहरी खुदाई वगैरह करते हैं तभी हमें पानी मिलता है, यानी भूमि में जो जल होता है वो अवशोषित हो जाता है। तो अगर हम रेगिस्तानों में बात करें तो वहाँ पर जो भूमि का जल होता है वो बहुत ही नीचे की ओर रहता है, इस वजह से वहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है। और हमने यहाँ पर देखा इस प्रकार जल पृथ्वी की ऊपरी सतह के जलवाष्प के रूप में वायु में आता है और वर्षा ओलों तथा हिम के रूप में वापस लौटता है और अंत में वापस महासागरों में लौट जाता है। इस प्रकार के चक्रण को हम जल चक्र कहते हैं। तो आपको यहाँ जाकर जल चक्र की एक परिभाषा प्राप्त हुई, जहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से वर्षा हुई और वर्षा से पुनः जल जो है हमें प्राप्त हो गया। इस डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी में जितने भी जल हमारे मौजूद हैं उनका क्या होता है, सूर्य की उपस्थिति में वाष्पोत्सर्जन होता है और गर्मी के कारण वह ऊपर वाष्प बन के उठती हैं और फिर बादलों के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर इन बादलों का जब संघनन होता है तो पुनः वर्षा होती है और पुनः यह जो जल था वाष्प के रूप में गया था वो पुनः वर्षा के रूप में प्राप्त हो गया। और यही हमारे जो है जल चक्र की क्या है, एक अच्छी सी परिभाषा और अच्छा सा यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा है। अब बात करें यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा, तो फ्रेंड्स अगर बहुत ज़्यादा वर्षा होगी तो आप इस डायग्राम के थ्रू समझिए कि क्या होगा। ज़्यादा वर्षा होगी तो फिर ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होगी, जिसके कारण नदियों झीलों तालाबों का स्तर बढ़ जाएगा और आपको बाढ़ की स्थिति पता चलेगी और फिर कंडीशन ऐसी आएगी कि वहाँ पर बाढ़ ही आ जाएगा और पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। फसलों वगैरह में भी बहुत ही नुकसान होगा। तो इस तरह से जो पालतू जानवर वगैरह होते हैं वो भी क्या होते हैं, उसमें विलुप्त हो जाएंगे, पानी में बहकर चले जाते हैं और मानव जीवन की अपार क्षति होती है। यानी बहुत अधिक जल भी नहीं आवश्यक होता है, यानी बाढ़ के समय जल में रहने वाले जीव भी बह जाएंगे। तो इस तरह से बहुत अधिक वर्षा भी हमारे लिए आवश्यक नहीं होता है। और यह भी बोला गया है कि यदि काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा, तो काफ़ी समय तक अगर वर्षा ना हो तो हमें पता है कि वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन द्वारा मिट्टी से लगातार क्या होता है, जल की क्षति होती रहती है। और यदि वर्षा द्वारा ये हमको फिर वापस में नहीं मिल पाया तो मिट्टी क्या हो जाएंगी, सूख
सूख जाएंगी, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि जब हमारी मिट्टी में मौजूद या फिर इन्वायरमेंट में मौजूद जितने भी पानी होते हैं ऊपर उड़ गए और फिर वो वापस ज़मीन में जब हमें नहीं प्राप्त होंगे तो पृथ्वी में क्या हमें सतह पर जो होगी पानी की वहाँ पर क्या होगी, कमी हो जाएगी, जिसके कारण सूखा पड़ जाएगा। तो इस तरह से सूखे की स्थिति उत्पन्न होगी और इसमें क्या होगा, खाने और चारा की जो क्या होगी दुर्लभता हो जाएगी। और ऐसा हमारे देश या संसार के लिए सूखे पड़ने के बारे में आपने सुना भी होगा। तो सूखा पड़ने की स्थिति का क्या होगा, यहाँ पे आपको सूखे पड़ने की स्थिति दिखाई देगी। तो इस तरह से हमने जाना कि बहुत अधिक जल भी हमारे लिए और बहुत कम वर्षा भी हमारे लिए ज़रूरी नहीं, यानी कि हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए। और हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, तो जल को संरक्षण के कई तरीके होते हैं। हमसे यहाँ पर बोला गया है कि अगर हम जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो दिन प्रतिदिन जो पानी की कमी होती जाएगी और मांग बढ़ती जाएगी। और इस तरह से आप पानी को देख सकते हैं कि किस तरह से लंबी कतार लग रही है जल को भरने के लिए। तो जल को संरक्षित करने का क्या होता है, 2 तरीका होता है। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है, पहला तो यह होता है कि छत के ऊपर वर्षा का जल संग्रहण। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारा छत है उसमें क्या करा, मान लीजिए वर्षा का जल संग्रहित हुआ तो छत से पानी बहकर अगर ज़मीन में जाएगा तो वेस्ट हो जाएगा, लेकिन उसको आप पाइप के माध्यम से एक गड्ढे में डालिए। फिर उस गड्ढे से पानी का जो भी गंदा स्तर है वो छन जाएगा और फिर बालू वगैरह मतलब उस गड्ढे में भर दीजिए और फिर वहाँ पर एक पाइप लगाइए और फिर जो बालू वगैरह से पानी छन करके फिर नीचे आएगा और फिर यहाँ पर आप करिए क्या, एक और गड्ढा बनाइए और वहाँ पर संरक्षित कीजिए। तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर आपका शुद्ध पानी एकत्रित होगा, क्योंकि जैसे छत वगैरह में जो पानी एकत्रित हुआ है उसमें गंदगी भी हो सकती है। फिर इस पानी को आप यहाँ पर एक बार छान सकते हैं। छानने का मतलब आप बालू में वहाँ पर बिछा दीजिए तो वो ऑलरेडी बालू से छन के निस्तापन के थ्रू क्या हो जाएगा, चला आएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर क्या कीजिए, दूसरे मतलब कि टंकी में उस पानी को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम निस्यंदन के थ्रू, फ्रेंड्स निस्तापन नहीं, सॉरी निस्तापन तो गर्म करना होता है, निस्यंदन के थ्रू क्या कर सकते हैं, उस पानी को पुनः छान सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन हमसे ये बोला गया है कि सड़कों के किनारे जो भी नालियाँ बनी होती हैं उनके द्वारा वर्षा का जो जल होता है वो भूमि में सीधे हम अगर पहुँचा दें तब भी हमारा जल जो होगा वो संरक्षित हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ सारांश दिए हैं जो कि आपको हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें आपको क्या बताया गया जल के बारे में। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।